अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इसके कुछ कंसेप्ट्स को हम देख लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो हेटेरोट्रॉफिक की होने की वजह से वो फूड को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। अब उनका फूड कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है जिसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर जब वो फूड बॉडी में चला जाता है तो उसकी डाइजेशन होती है और उससे वो एनर्जी हासिल करते हैं। तो न्यूट्रिशन को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होती है। इसमें सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअली इसमें इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। मिसाल के तौर पे कौन कौन से इसमें प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेस जैसे एनिमल फूड को अपने अंदर लेके जाता है। जब फूड अंदर चला जाता है उसके बाद फूड की स्टमक के अंदर या जो भी उनकी बॉडी का ऑर्गन है उसमें उसकी डाइजेशन होती है। और फिर जब डाइजेशन हो जाती है तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। फिर वो छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं उसकी बॉडी में, और फिर वो पार्टिकल्स जो हैं जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और जो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसी वक्त इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ताकि उससे उसकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके, उसकी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नई चीज़ें उसकी बॉडी में तैयार की जा सकें। तो न्यूट्रिशन जो है ये एक जिससे कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस जो इसमें एनिमल अपने अंदर फूड लेके जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, स्टोर करता है और उसको अपनी मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन की कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, आपको पता है कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ना। फूड पार्टिकल्स तोड़े जाते हैं केमिकली भी और मैकेनिकली भी। केमिकली किस तरह तोड़े जाते हैं कि हमारे पास, आप लोगों को पता है कि इंसान के केस में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो स्टमक के अंदर जो फूड जाता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को केमिकली ब्रेक करते हैं। और मैकेनिकल ब्रेकडाउन किस तरीके से होती है, अगर हम स्टमक की ही बात करें तो स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो मैकेनिकली हिलता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो ब्रेक हो जाता है। और फिर वो जब फूड ब्रेक हो जाता है वो छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। तो फिर वो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनिमल की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि डाइजेशन जो होती है वो सेल से बाहर भी हो सकती है और सेल के अंदर भी हो सकती है। जो सेल के बाहर होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल से बाहर होती है, और जो सेल के अंदर होती है उसे कहते हैं जी इंट्रा सेलुलर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। दिस इज़ द सेम डेफिनेशन जो अभी हमने कुछ देर पहले इसको स्टडी किया था, ये वैसी ही है, ठीक है। उसके बाद जी डाइजेशन की डेफिनेशन है। डाइजेशन क्या है वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बिल्कुल वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी कर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जी। न्यूट्रिएंट्स जो खुराक में होते हैं, फूड में होते हैं एनिमल के, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्यों एनिमल को चाहिए होते हैं, ताकि वो एनिमल की ग्रोथ करा सकें, मेंटेनेंस करा सकें बॉडी की, और उसकी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को डिफ़ाइन आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली क्या हैं, दीज आर केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बायो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वाइटामिन्स भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये वो तमाम ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं। इसको हम खाली बायो एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, ना ही इसको वाइटामिन्स कहेंगे, हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं, ठीक है। दीज आर द केमिकल्स इन द फूड ऑफ एनिमल। ये फूड में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ग्रोथ, मेंटेनेंस और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हर एनिमल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जो है न्यूट्रिएंट्स खुद भी तैयार कर सकता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बनाने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और कुछ के अंदर कम होती है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स देखें कुछ भी नहीं खाते, लेकिन वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं सिर्फ सनलाइट को यूज़ करके। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को बनाने की एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि उनकी बायोसिंथेटिक एबिलिटी यानी कि बनाने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है।
चूँकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर उनको जो है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं प्लांट्स की, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, वो बहुत कम होती हैं। लेकिन एनिमल्स चूँकि फूड अपना खुद तैयार नहीं कर सकते तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उतनी ही कम उसकी बायोसिंथेटिक एबिलिटी है। जिस तरह एनिमल्स की बायोसिंथेटिक एबिलिटी कम है लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी बायोसिंथेटिक एबिलिटी से। अब इन्होंने यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स बताए हैं कि प्लांट्स और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही अपने तमाम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बना लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिसको वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, उसी से ही वो अपने तमाम ऑर्गेनिक शुगर वगैरह सारी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह उनकी जो बायोसिंथेटिक एबिलिटी है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा है लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी ना होने के बराबर है। सो दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हीटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हैं जी हीटरोट्रॉफ्स, जो कि हीटरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, वो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खुद से नहीं तैयार कर सकते। उन्हें क्या करना पड़ता है कि उन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनने वाले प्रोडक्ट्स को खाना पड़ता है ताकि वो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार कर सकें। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास एनिमल, फंजाई और बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाते हैं जी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आप लोगों को पता है, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं प्लांट मटेरियल पे, और इसकी एग्जांपल है रैबिट्स, जिस तरह के वो बिल्कुल ही टोटली उनका जो फूड है वो प्लांट मटेरियल है। इसके बाद कार्निवोर्स आते हैं जी। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट को खाते हैं, जैसे कि हॉक्स हैं। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, बियर, रैकन, पिग्स वगैरह। ये ओमनीवोर्स प्लांट और एनिमल मैटर दोनों तरह के मटेरियल्स को खा लेते हैं। इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कि आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं। इसकी एग्जांपल बैट्स है, जो कि बेसिकली आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसके बाद इन्होंने एवोल्यूशनरी एडवांटेज बताया है कि चूँकि प्लांट्स के बारे में हमने बताया था कि उनके अंदर बायोसिंथेटिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रेजुअली एनिमल्स जब इवॉल्व हुए तो उनके अंदर बायोसिंथेटिक एबिलिटी जो है वो कम होती गई। तो इसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो खुद अपनी खुराक तो खुद नहीं तैयार कर पाते, लेकिन जो वो खुराक खाते हैं उसके अंदर और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ग्रो करने के लिए चाहिए। तो इस तरह एनिमल्स जो हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उनकी बायोसिंथेटिक एबिलिटी अगर ख़त्म भी हो जाती है तो उनकी डाइट में जो खुराक उन्हें चाहिए वो मिल जाती है, ठीक है। इसका उनको एडवांटेज एनिमल्स को ये हुआ कि वो जो एनर्जी अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स बनाने में लगाते थे वो अब उनको खुराक में मिल जाते हैं, तो फिर उनको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि ख़ुद से खुराक अपनी तैयार नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके फूड के अंदर ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उन्हें खुद नहीं बनाने पड़ेंगे। और उनकी खुराक जो है वो ज़्यादा वेरिड हो गई है। वेरिड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो गोश्त भी खा सकते हैं, जैसा अगर हम इंसानों की बात करें तो वो गोश्त भी खा सकते हैं, वो प्लांट्स भी खा सकते हैं। तो प्लांट से उनको मुख्तलिफ़ तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और मीट से उनको चूँकि मीट प्रोटीन होता है उससे मुख्तलिफ़ तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो उनकी खुराक जो है वो वेरी हो गई है, ठीक है। और उनको डिफरेंट तरह की फूड से डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो वो अगर उनके अंदर अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स वगैरह बनाने की एबिलिटी ख़त्म भी कम भी हो जाती है तो वो उसको बियर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी खुराक में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल टाइप्स जो हैं न्यूट्रिशनल बेस के ऊपर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स ये वगैरह पूछा जा सकता है आपसे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एवोल्यूशनरी एडवांटेज यानी कि सेलेक्टिव एडवांटेज लॉस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटी से क्या होता है, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द हीटरोट्रॉफ्स। अब हीटरोट्रॉफ्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले रिवाइज़ करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या थे। न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने कहा था कि ये वो केमिकल्स हैं जो कि इन एनिमल्स जो है उसको रिक्वायर है ताकि वो ग्रो कर सके, मेंटेन कर सके अपने आप को और अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स क्या हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। तो मैक्रो को देख लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स,
प्रोटीन्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिस तरह इसमें आ जाते हैं वाइटामिन और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी कि तमाम ऐसे केमिकल्स जो कि हमें चाहिए। इसमें वाइटामिन भी आते हैं माइक्रो के अंदर। उसके बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये एनिमल की डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा तमाम एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए होता है। नेक्स्ट है कैलोरीज़ एंड एनर्जी। अब जो हम फूड खाते हैं उसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है उसको हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं हम कैलोरीज से, या कैपिटल सी वाले कैलोरीज से। अब कैपिटल सी वाले और स्मॉल सी वाले कैलोरीज में डिफरेंस है। जो स्मॉल सी वाला कैलोरी है ये कहते हैं कि इट इज़ द अमाउंट, ये एनर्जी है। कैलोरी क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये इतनी एनर्जी है कि ये 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा के उसका जो जितना पहले टेम्परेचर था, बाद में जब उसको एनर्जी मिलेगी तो उससे पहले वाले टेम्परेचर से उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल सपोज़ कि अगर उसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो 1 कैलोरी अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। स्मॉल कैलोरी वाला जो कैलोरी होता है इसको हम स्मॉल सी से भी शो करते हैं। और जो स्मॉल सी होता, अगर जहाँ कहीं पे भी लिखा होगा इसका मतलब है ये ग्राम कैलोरी है। एक होता है किलो कैलोरी। अब किलो कैलोरी जो होता है ना उसको भी कैलोरी से ही लिखते हैं, लेकिन उसमें अगर कैपिटल सी इस्तेमाल होता है। जहाँ पर कैपिटल सी वाला कैलोरी लिखा होगा इसका मतलब है कि वो किलो कैलोरी है, या इसको किलोग्राम कैलोरी कहते हैं, KCL कहते हैं। और ये जो किलो कैलोरी है वो स्मॉल कैलोरी के बराबर 100 कैलोरीज जो स्मॉल कैलोरीज वाले हैं उसके बराबर 1 किलो कैलोरी या कैपिटल सी वाला कैलोरी होगा। सो लेट्स सी कि ये हमारे पास लेस चिप्स का पैकेट है और लेस चिप्स के बैग के ऊपर यहाँ पर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक सर्विंग जो है इसके अंदर जो है कैलोरीज़ की मिकदार है, इसमें सी बड़ा लिखा हुआ है 240 कैलोरीज़ है। ये किलो कैलोरी एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इसमें सी कैपिटल है। उसके बाद कह रहे हैं कि यूजुअली जब हम बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि फूड जो है ये इतनी कैलोरीज एनर्जी देता है। एक्चुअली वो हम बड़ा कैलोरी वाले ही कैलोरी की बात कर रहे थे, एक्चुअली हम किलो कैलोरी की ही बात कर रहे थे। जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट में ये कह रहे हैं कि एक जो है बियर है और उसका 95 कैलोरीज़ वो हमें उसकी 12 ऑन्स की जो मिकदार है उस बियर की वो हमें 95 कैलोरीज़ देती है। तो ये कैलोरीज़ एक्चुअली किलो कैलोरी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बड़े यूनिट को ही डिस्कस किया जाता है। तो मोस्टली जब भी किसी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाती है तो हम किलो कैलोरीज़ में ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने लेस चिप्स में देखा है। नेक्स्ट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स हैं, और ये हमारी डाइट में भी मिलते हैं। जब हम इनको खाते हैं तो जब डाइजेशन होती है तो एंजाइम्स इनको तोड़ते हैं और इनको छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। और इनको यूजुअली इनके जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे सपोज़ कर लें कार्बोहाइड्रेट जो हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स शुगर्स हैं, लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स फैटी एसिड्स हैं, और प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं। तो जब की डाइजेशन होती है तो ये अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूट जाते हैं। फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बॉडी को कार्बन और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मेन एग्जांपल्स हैं शुगर्स और स्टार्चेस। सो इस फिगर नंबर 27.1 में हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखाया कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब डाइजेशन होती है तो शुगर और स्टार्चेस में चेंज हो जाते हैं, और फिर फर्दर उसकी ब्रेकडाउन जब होती है तो वो ग्लूकोज में चेंज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। और फिर ग्लूकोज जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस में जब ये दाखिल हो जाती है ग्लूकोज, तो ग्लाइकोलिसिस यूजुअली सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज चली जाती है तो तब ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस से जब ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस में इसकी ब्रेकडाउन होगी तो फिर ये फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन में दाखिल हो जाएगा, जिसमें क्रैब साइकिल शामिल है, और लास्ट में फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर भी डाल रहे हैं घर में, जो शुगर यूज़ होती है तो वो कहाँ से आती है? वो शुगर केन से आती है जो कि एक प्लांट है। या अगर आप एग्जांपल ले लें फ्लोर यानी कि आटे की, तो वो कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से आता है, यानी कि वो वीट क्रॉप होती है उससे हासिल किया जाता है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट सोर्सेज से ज़्यादातर आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम केमिकली टाइप्स देखें तो दे आर पॉलीसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स। ये आपने पढ़ा हुआ है FSC में भी पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, इवन आप लोग बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं डाइसेक्राइड्स। और इसके अलावा बहुत सारी सिंपल शुगर्स मोनोसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जब एनिमल्स खाते हैं तो फिर एनिमल्स को इससे क्या बेनिफिट होता है कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से कार्बन मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ
कार्बन सोर्स, ताकि ये कार्बन जो है वो एनिमल की बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जब हम लोग प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, अगर हम इंसानों की बात करें तो वो जिस तरह पालक खाते हैं या साग खाते हैं, तो ये प्लांट हैं, लीव्स हैं, तो इनके अंदर यूजुअली सेलुलोज होती है, और सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं वो जब ये प्लांट मटेरियल खाते हैं, वो मैमल्स हैं लेकिन वो हर्बीवोर्स हैं, जब ये इन प्लांट्स को खाते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है सेलुलोज जो है वो एक्सेप्ट हर्बीवोर्स जो है, ह्यूमंस जो हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सेलुलोज फिर भी हम खाते हैं। उसका क्या बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि एक डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर क्या होता है? जो कि खुराक की नाली यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से फूड के पैसेज को स्मूथ बनाता है, इजी जो है फूड निकलता है। मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन जो फीकल मटीरियल होता है वो कॉलन में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीसेस जमा हुए होते हैं उनके अंदर म्यूटाजेनिक कंपाउंड्स यानी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स बन जाते हैं, जो कि डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर डाइटरी फाइबर खुराक में हो तो उसकी वजह से ये जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, फीकल मटेरियल जो है वो जमा नहीं होता, और उसकी वजह से फूड जो है वो इजीली पैस हो जाता है, और फूड की एलिमिनेशन या फीसेस की एलिमिनेशन जो है वो स्मूथ हो जाती है। लिपिड्स जो हैं दे आर हाई कम्पैक्ट एनर्जी सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। कम्पैक्ट एनर्जी सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिपिड्स अगर हमारे पास 1 किलो कैलोरी लिपिड है तो उससे हमें 9 कैलोरीज जो है वो अगर हमारे पास 1 ग्राम लिपिड है तो उससे हमें 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, या 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से तकरीबन डबल है। तो इसको देखते हैं। देखिए ये हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स का देखें कि 1 ग्राम से आपको कितनी कैलोरीज मिलती है, 4.1, लेकिन लिपिड के ग्राम से हमें 9.3 किलो कैलोरीज मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी अमाउंट जो है वो नियरली डबल है। हालांकि दोनों ही 1 ग्राम है, लेकिन इसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि दिस इज़ द कम्पैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हाई कम्पैक्ट एनर्जी का मतलब है कि इसकी एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी वैल्यू लिपिड की है। सो यहाँ पर इस फिगर में दिखाया है कि जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे हमें मिलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स। और ये जो न्यूट्रल लिपिड्स हैं इनको हम फैट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रल लिपिड्स जो होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि ये ऑयल में पाए जाते हैं, मीट में पाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, फ्रूट्स में, और कुछ वेजिटेबल्स में, जो कि फ़ैट में हाई होते हैं। जैसे कि अगर हम एक बात करें फ्रूट की जिसका नाम एवोकाडो है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रल फ़ैट होता है। लेट्स सी इट्स पिक्चर, दिस इज़ एवोकाडो, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रल फ़ैट्स मौजूद हैं, यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स मौजूद हैं। जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो न्यूट्रल फैट्स में भी चेंज हो सकते हैं, ग्लिसरॉल में भी चेंज हो सकते हैं, और स्टेरॉइड्स में भी चेंज हो सकते हैं। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ब्रेकडाउन के बाद में न्यूट्रल फैट्स बनते हैं, ग्लिसरॉल और स्टेरॉइड्स बनते हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं उनको ख़ास तौर पे ख़ास किस्म के लिपिड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इन दोनों की ब्रेकडाउन से बनते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जांपल है लिनोलीक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जी हमारे पास कुछ फैटी एसिड्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स यानी कि स्टीरोल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टीरोल्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह के कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टीरोल है। उसके बाद जितने इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो हैं ये भी बनते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं ये हार्मोन्स होती हैं जो कि बॉडी को चाहिए होती हैं। इसके अलावा लिपिड्स की और भी टाइप्स हैं जो कि बॉडी को वार्म करने के लिए, बॉडी को सर्दी से इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वो स्किन के नीचे होती हैं, जिल्द के नीचे होती हैं और बॉडी को इंसुलेट करती हैं ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अगर बाहर सर्दी है तो वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे।
लास्ट हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, और प्रोटीन आप अगर जब उसकी डाइजेशन होती है तो स्टूडेंट्स से बनते हैं अमाइनो एसिड्स। उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का वो अमाइनो एसिड है, जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। और अमाइनो एसिड्स क्यों चाहिए होते हैं एनिमल्स को? ताकि वो इन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करके जोड़ के अपनी बॉडी की प्रोटीन बना लें। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं जानवर, यानी कि उनका गोश्त, उनका मीट, और उनसे हासिल होने वाला मिल्क। अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे बीन्स में, पीज़ में और नट्स में, जैसे कि आलमंड है, जैसे कि पीनट है, इन सब के अंदर जी प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि पीज़ में जैसे कि दालें हैं या बीन्स हैं, तो उनके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये स्मॉल आइंस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक वाइटामिन्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ये सारे मोस्टली ये जो ये वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए चाहिए होते हैं, या फिर कुछ प्रोटीन का पार्ट। अब एंजाइम को काम करने के लिए आपने पढ़ा होगा को फैक्टर चाहिए होता है, या फिर उनको को एंजाइम चाहिए होता है, तो वो जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको काम करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए था, जैसा कि अभी हमने जब ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़े थे, हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जैसे कि हीमोसाइनिन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कॉपर एक मेटल मौजूद होती है, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसी तरह जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आयरन होता है जो कि हमें चाहिए होता है, और ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट इनको माइक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बॉडी में बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन अगरचे इनकी मिकदार थोड़ी होती है, लेकिन एनिमल की बॉडी इनको खुद से जल्दी जल्दी तैयार नहीं कर सकती, इसलिए एनिमल को अपनी डाइट में इनकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले जी मिनरल्स देख लेते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ये कुछ एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं उन्हें मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन की फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए होते हैं, और इसके अलावा मसल्स के वर्किंग के लिए भी चाहिए होते हैं, ठीक है। आपने नर्व इम्पल्स के अंदर पढ़ा था ना कि सोडियम पोटाशियम की मूवमेंट आपने पढ़ी थी, मसल्स के अंदर भी आपने पढ़े थे कैल्शियम का रोल और दूसरे आइंस का रोल। अच्छा, उसके बाद जी एनिमल्स जो होते हैं वो उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में ये मिनरल्स चाहिए होते हैं, ख़ासतौर पे सोडियम चाहिए होता है, क्योंकि यूरिन में भी सोडियम जो है वो रिलीज़ होता है, तो इसलिए सोडियम उनकी बॉडी को चाहिए होता है। इसके अलावा जब स्वेटिंग होती है हमें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सोडियम जो है वो हमारे स्वेट के अंदर डिज़ोल्व होकर निकल जाता है। तो इसके अलावा कैल्शियम जो है वो भी हमें चाहिए, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि एक माइक्रो मिनरल है। तो कैल्शियम जो होगा ये हमें हमारे मसल्स को चाहिए होता है। इसके अलावा फास्फोरस भी हमें चाहिए, कैल्शियम भी और फास्फोरस हमें ये दोनों चाहिए बोन को मजबूत करने के लिए, बोन बनाने के लिए। इसके अलावा टेबल में सारे मिनरल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो अपने सारे अच्छे से याद करने हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं उनको ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, दीज आर माइक्रो मिनरल्स। और एनिमल्स जो होते हैं इनको बहुत स्मॉल अमाउंट में इनको ये चाहिए होते हैं अपने एंजाइम्स के फंक्शन करने के लिए, क्योंकि वो जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं वो यूजुअली को फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग जो है ट्रेस मिनरल्स भी आपने अच्छे से याद करने, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी लिस्ट। अच्छा, एंजाइम्स रह गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स, बस ये दो लफ्ज़। more than a dozen organic substances called vitamins. Vitamins are general term for the number of the chemically unrelated organic substances that occur in many foods in small amount and are necessary for normal metabolic functioning. They are chemically unrelated organic substances. So vitamins may be water soluble, most water soluble vitamins such as B, vitamin and C. Vitamins are coenzymes needed in metabolism, and the fat soluble vitamins have various functions related for the calcium, vitamin C, and the fat soluble vitamins tends to be limited to the vertebrates. Even in prostate of vitamin requirements vary. For example, vertebrates, a human guinea pig require vitamin C, but rabbits or some require vitamin C. ठीक है। बस मेरा 1 मिनट का काम रह गया बस। See the fat vitamins and to be limited to the vertebrates.